Hello, my dear children. Today we are going to start with class 6 science, Periwinkle, a book of science and technology, class 8, chapter number 3, that is coal and petroleum. So let's begin the chapter. The learning outcomes of this chapter include: list different types of natural resources, classify natural resources of energy, fossil fuels as coal, petroleum and natural gas, describe formation of coal, describe formation and extraction of petroleum, explain the need of conservation of fossil fuels. Now natural resources. What are natural resources? Children, ऐसे resources जो हमें nature से प्राप्त होती हैं उनको हम बोलते हैं natural resources. जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, तो ये सब हमने इंसानों ने नहीं बनाया है. सो ये हमें नेचर ने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं, इसीलिए इन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. Natural resources refer to the material that exist in nature independent of human action. Human use these resources for their development. जैसे कि एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ऑक्सीजन में ब्रीथ करते हैं. वहीं पानी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सॉइल है तभी तो प्लांट्स उगेंगे, अगर सॉइल नहीं होगा तो प्लांट्स भी डेवलप नहीं कर पाएंगे. We use air for breathing. No life can survive without oxygen, a constituent of air. We harness energy of wind using windmills. We use water for various purposes जैसे कि drinking हो गया, cleaning हो गया, bathing हो गया. Running water is used to generate electricity, again a form of energy. The sun. अब चिल्ड्रन आपको ये सबको ही पता है कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी टू अर्थ इज सन. सन से ही एनर्जी प्लांट्स ट्रैप करते हैं और उसको अपने खाने में बदलते हैं, और वही खाना कौन खाता है? हम लोग खाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है. तो देखा जाए तो सन जो है ये एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के लिए. Food manufactured by plant is used by all animals including human beings. Soil is used to grow crops and make homes. Plants and animals also use natural resources. Plant provide food, paper, wood and several medicines. तो नेचुरल रिसोर्सेज को बच्चों हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं. एक को हम बोलेंगे एग्जॉस्टेबल एंड वन इज इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स. एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बच्चों वो होती हैं जो अगर हम यूज़ करते हैं, मतलब हमें मिलती तो नेचर से ही हैं, लेकिन अगर हम उनका जुडिशियस यूज़ नहीं करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगी. इसीलिए उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है. जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, आप कोल देख लीजिए, पेट्रोलियम है, ये इनको बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, और अगर हम इनको संभाल के इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर हम इनको कॉशियसली यूज़ नहीं करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे और इनको दोबारा से वापस बनने में उतने ही साल दोबारा चाहिए. तो हमारी जनरेशन्स की जनरेशन्स लग जाएंगी, लेकिन ये नहीं बन पाएंगे. इसीलिए हमें इन्हें बहुत ही संभाल के सोच विचार करके ही यूज़ करना चाहिए. ऐसे रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हम इनको बोल सकते हैं. These resources are limited in amount in nature and can be exhausted by the human activities. If exhausted, they cannot be recovered or regenerated. So they are called as non-renewable resources. In fact, it takes millions of years for them to form. Fossil fuels जैसे कि हमारे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, सब कैसे रिसोर्सेज है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. Soil is also exhaustible resource as it take million of years to form by the process of weathering. अब दूसरा आता है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को बच्चों हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते. जैसे कि एयर है, सनलाइट है, वाटर है, तो ये नेचर ने हमें अनलिमिटेड अमाउंट में दिया हुआ है. जो रिसोर्सेज कभी ख़त्म ना हो पाए उनको ही हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज या रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब वो हमें दोबारा से जनरेट होके मिल जाती हैं. These resources are in unlimited amount in nature and cannot be exhausted by human activities. इसीलिए इन्हें renewable resources भी कहा जाता है, जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया, सनलाइट हो गई. They are all renewable natural resources. Now fuels. ऐसा मटेरियल जो कंबस्शन पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं फ्यूल. मटेरियल दैट प्रोवाइड्स यूजफुल एनर्जी ऑन बर्निंग इन ऑक्सीजन. कंबस्शन का मतलब ही ये होता है बच्चों कि हम किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की
प्रेजेंस में। तो जब हम किसी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं और वो हमें एनर्जी लिबरेट करके देता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं फ्यूल, जैसे कि केरोसिन ऑयल, जैसे कि पेट्रोलियम। तो ये सब क्या है? वुड इज अगेन अ टाइप ऑफ अ फ्यूल। Fuel plays an important role in our everyday life. We use several types of fuels for our daily requirement. We use fuel for domestic use, transportation के लिए हमें fuel चाहिए, हमें industries के लिए fuel चाहिए, हमें घर में fuel चाहिए, to generate electricity and also as a rocket fuel. Fuel can be classified into 3 different types on the basis of their physical state. तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम फ्यूल को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे कि सॉलिड फ्यूल में आ गया आपका वुड, कोल, चारकोल, कोक। उसके बाद लिक्विड फ्यूल में आपका केरोसिन आ गया, पेट्रोल, डीजल, ऑल दीज आर द लिक्विड फ्यूल्स। देन वी हैव गैसियस फ्यूल, जैसे कि नेचुरल गैस, एलपीजी, सीएनजी जो हम यूज करते हैं व्हीकल्स में, वो सब कैसे हैं? वो सब गैसियस फ्यूल है। अनदर वन इज गोबर गैस, यानी कि बायोगैस जो हम बनाते हैं, वो भी एक तरीका का है, गैसियस फ्यूल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, तो गुड फ्यूल क्या होता है बच्चों? जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू जो हो वो हाई हो। नाउ व्हाट इज कैलोरिफिक वैल्यू? कैलोरिफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 kg ऑफ अ फ्यूल अंडरगोज कंप्लीट कंबस्टन। जब हम 1 किलो फ्यूल का कंप्लीट कंबस्टन कराते हैं तो उससे जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है उसे ही हम कैलोरिफिक वैल्यू बोलते हैं। तो आइडल फ्यूल वो हुआ जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। दूसरा जो बहुत आसानी से बर्न हो जाए, मतलब कि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम हो। इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऑन बर्निंग। अगर आप कोल की बात करो, जब आप कोल को बर्न करते हो तो आप देखते हो उसमें से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, विच एक्ट एज अ पोल्यूटेंट। तो हमारा जो आइडियल फ्यूल है वो ऐसा होना चाहिए जो बर्न करने के बाद हार्मफुल गैसेस रिलीज ना करे। जैसे कि आपने अपने घर में देखा है, एलपीजी हम बर्न करते हैं, आप खाना बनाते हो ना गैस स्टोव में, तो आप एलपीजी को बर्न कर रहे हो, तो क्या वो कोई गैस एमिट कर रही है? नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो एक क्लीन फ्यूल है। इट शुड कॉज मिनिमम एयर पोल्यूशन, इट शुड बी चीप, readily available, it should be easy to transport from one place to another through pipes. It should be easy to handle and convenient to store. It should have low kindling temperature. Kindling temperature क्या मतलब हुआ बच्चों? इग्निशन टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर कि अगर हमने किसी चीज को बर्न करने की कोशिश करी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक पेपर ले लो और वहीं आप एक लॉग ले लो वुड की, अब आप उसको बर्न करना शुरू करो मैच स्टिक से, कौन जल्दी आग पकड़ेगा? पेपर। वुड, लॉग ऑफ वुड इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। और वहीं अगर हम पेपर की बात करें तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग is called as ignition temperature. Now fossil fuels. Fuels that are formed from the remains of dead plants and animals are called as fossil fuels. तो जैसे हमने अभी बात करी थी, fossil fuels को बनने में millions and millions of years जो है वो लग जाते हैं। तो mainly जो fossil fuels हम पढ़ेंगे बच्चों वो है coal, petroleum and natural gas. They are formed by complex process with the help of natural events over millions of years. Since fossil fuels are obtained from nature, they are referred to as natural resources. क्योंकि हमें नेचर से ही मिल रहे हैं, इसे इंसानों ने नहीं बनाया है, इसीलिए इसको हम natural resource बोलते हैं। The most widely used fossil fuels are coal, petroleum and natural gas. Now coal बच्चों ये भी एक fossil fuel है। It is naturally occurring brownish black material which is a mixture of carbon and compounds of carbon containing oxygen, nitrogen and sulfur. तो basically क्या है ये? किसका बना हुआ है? ये बना होता है कार्बन का। In olden days, coal was the main fuel used for cooking food. अगर आप अभी भी गांव वगैरह में जाते हो तो वहां पर आप देखते हो कोल को ही बर्न किया जाता है as a fuel. It was used in railway engines to produce steam, to run the train. It is still used in thermal power plant to produce electricity. तो आज भी कोल का ही इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। It finds immense use in industrial sector. तो अब कोल कैसे बना?
In ancient time, Earth must have dense forest. Earth must be covered by dense forest. तो कभी कोई हो सकता है वोल्केनिक एक्टिविटी हुई हो या कोई अर्थक्वेक आया हो जिसकी वजह से पूरी की पूरी फॉरेस्ट जिसके अंदर प्लांट्स भी थे, एनिमल्स भी थे, ये सब अर्थ के अंदर डंप आउट हो गए। अब क्या होगा कि इसके ऊपर से वापस से मिट्टी गिरी और प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स गिरते गए, तो क्या एक प्रेशर क्रिएट हुआ, ज्यादा अमाउंट में प्रेशर क्रिएट हुआ और हाई अमाउंट में टेम्परेचर लगा जो अर्थ के इंटीरियर में प्रेजेंट है। इसकी वजह से जितने भी ये प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, क्या है, इनकी बॉडी में भी कार्बन प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, दे ऑल गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेडिमेंट्री रॉक नेम्ड कोल। इससे ही बना हमारा कोल। तो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जिनके ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेशर लगा, टेम्परेचर बहुत हाई था, इसकी वजह से ये लोग ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें, कोल में। With the deposition of more soil over them, they were compressed. As the pressure and temperature were rising, they kept sinking deep and deep. Under high pressure and temperature, dead plants got converted into coal. Since coal contained carbon mainly, the process of conversion of dead vegetation into coal is called as carbonization. Basic ingredient क्या है कोल का बच्चों, कार्बन है। तो क्योंकि कोल कार्बन से बना है इसीलिए इस प्रोसेस को जिससे कि कोल बनता है इसे हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। कोल इज नोन एज फॉसिल फ्यूल एज इट फॉर्म्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल बर्न्स। तो बच्चों जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, कोल के अंदर भी कार्बन ही प्रेजेंट है। तो जब हम कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो इट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल, इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है जो कि मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में हेल्पफुल है। It is used in the preparation of fuel gases like producer gas, a mixture of nitrogen, carbon dioxide and hydrogen. It is also used in the manufacture of water gas. Water gas क्या होती है? Mixture of carbon monoxide. इसके अंदर क्या होता है? Carbon monoxide होता है और hydrogen gas present होती है। As the diagram of formation of coal shows, there are 4 types of coal depending on the percentage of carbon content. तो सबसे पहला जो सबसे पहले जो कार्बन बनता है वो है हमारा कोल, जो बनता है वो है पीट। तो पीट के अंदर बच्चों क्या होता है, कार्बन कंटेंट जो होता है वो सबसे कम होता है और इसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट होता है। वेजिटेशन डाइड एंड बरीड अंडर एनारोबिक कंडीशन फॉर्मिंग पीट, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। पीट के बाद उससे अच्छा अमाउंट का कार्बन जिसके अंदर होता है वो होता है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट भी किससे बना, कंप्रेशन हुआ, ऊपर से प्रेशर लग रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हमारा बन जाता है लिग्नाइट। पीट इज कंप्रेस्ड बिटवीन सेडिमेंट्री लेयर्स टू फॉर्म लिग्नाइट। लिग्नाइट के बाद बनता है बिटुमिनस कोल जिसके अंदर कार्बन कंटेंट 60 to 80% होता है। लेकिन इसको भी जब हम बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस या स्मोक जो है वो ज्यादा अमाउंट में लिबरेट करता है। एंड लास्टली वी हैव एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। इसके अंदर 98% तक कार्बन होता है और ये बहुत हार्ड होता है। Peat, it is the first stage of transformation, contains less than 40% of carbon content and is the lowest grade coal. इसीलिए बहुत अच्छे अमाउंट का कोल नहीं होता क्योंकि इसमें मॉइस्चर जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है। It contains sufficient volatile matter and lot of moisture. It burns like wood, giving less heat and emitting more smoke. तो ये ज्यादा अमाउंट में स्मोक जो है ये लिबरेट करता है, इसीलिए हम इसे एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज करते हैं। फिर आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट के अंदर कार्बन कंटेंट पीट से ज्यादा होता है बच्चों, इसमें अराउंड 60% जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है। मॉइस्चर इसमें भी ज्यादा होता है, इसीलिए ये भी बहुत ज्यादा अमाउंट में स्मोक को एमिट आउट करता है। इट हैज लो हीटिंग वैल्यू एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक प्लांट में यूज किया जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Then we have bituminous coal जिसके अंदर 60 to 80% ऑफ कार्बन कंटेंट होता है। मॉइस्चर इसमें कम होता है इसीलिए इसको बर्न करना जो है वो ज्यादा आसान होता है। हाई हीटिंग वैल्यू होती है, मतलब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एंड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन अदर इंडस्ट्रीज।
It appears shiny and smooth when we first see it, but when we look closer, we see it has thin alternating shiny and dull layers. And last जो हमारा हार्ड कोल है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, वो है एंथ्रासाइट. It is the highest rank of coal. It is hard, brittle and black lustrous coal, often referred to as hard coal, containing a high percentage of carbon and low percentage of moisture and other impurities. Now destructive distillation of coal. बच्चों कोल जो हमें मिला है उसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अगर हम उसका करते हैं तो क्या होता है, उससे हमें और भी यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो मिल सकते हैं. आइए देखते हैं कौन से हैं. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल. अब हम क्या करते हैं, हम कोल को बहुत ही हाई टेम्परेचर में यानी कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर. मतलब हम उसका कंप्लीट कंबस्टन नहीं करा रहे हैं, हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. Coal breaks down into simpler products or byproducts such as coke, coal gas, coal tar and liquid ammonia. तो सबसे पहले जो हमें मिलता है वो है coke. It is the first byproduct obtained through destructive distillation of coal. It is residue left in the retort after the volatile products have driven off. The composition of coke is of course dependent upon the type of coal carbonized. तो coke की वैरायटी जो है वो डिपेंड करेगी हमने कौन सा टाइप का कोल यूज किया है, कि हमने पीट यूज किया है, लिग्नाइट यूज किया है, बिटुमिनस यूज किया है या फिर एंथ्रासाइट यूज किया है. It is hard and brittle, varies in color from very dark to silver gray. Coke contains approximately 98% of carbon इसमें प्रेजेंट होता है. फिर आता है कोल टार. कोल टार बच्चों कैसा होता है, ये एक विस्कस लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर बहुत ही स्मेल होती है, तेज गंध होती है इसके अंदर. Products obtained from coal tar are used as a starting material for the manufacture of number of substances. अब ये किस किस चीज़ों में यूज़ किया जाता है, ये बनाने में यूज़ किया जाता है डाइज, पेंट्स बनाते हैं हम इससे, ड्रग्स बनाते हैं, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स तक बनाने में कोल टार को हम यूज़ करते हैं. Photographic material and roofing material. Naphthalene balls which are used to repel moth. जो naphthalene balls होती है बच्चों वो भी इसी का यूज करके हम बनाते हैं. Then we have coal gas. अब coal gas क्या है बच्चों, ये एक gaseous mixture होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, मीथेन प्रेजेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस इसमें प्रेजेंट होती है. It is used as a fuel in various industries located near the coal processing plants. In early 19th century, coal gas was used for street lighting in London and New York. Now it is being used more as a resource of heat and light. Science in context. Russia, China, the United States, United Kingdom, Germany, Africa and Australia have rich deposits of coal. In India, big coal mines are found in Jharia and Bokaro in Jharkhand and Raniganj in West Bengal. Now children, we will discuss about petroleum. अब पेट्रोलियम जो है ये इस आपको पता है आपकी जितने भी व्हीकल्स हैं वो सब किस पे रन करते हैं, पेट्रोल पे. या अगर बड़े बड़े व्हीकल्स हैं वो किस में रन करते हैं, वो यूज़ करते हैं डीजल को. तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल ये सब कहाँ से मिलते हैं हमें, ये सब हमें मिलते हैं पेट्रोलियम से. इसीलिए पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी बुलाते हैं या फिर हम इसको ब्लैक गोल्ड भी कह सकते हैं क्योंकि इससे हमें बहुत ही यूजफुल टाइप के सब्सटेंसेस डिराइव होते हैं जब हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. The most commonly used liquid fuel in Indian homes was kerosene. Other liquid fuels such as petrol and diesel are used in internal combustion engines. Fuel oil is used in power plants. These liquid fuels are obtained from petroleum are also called crude oil. The word petroleum is formed from the combination of Latin words mean rock oil, petra. Petra का मतलब होता है rock and oleum का मतलब होता है बच्चों oil. पेट्रोलियम इज नेचुरल अकरिंग लिक्विड. तो अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स की तो आपने देखा था कि कोल कैसा था, वो सॉलिड फॉसिल फ्यूल था. और वहीं अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो ये एक लिक्विड है, थिक लिक्विड होता है ये. वी आर अवेयर दैट लाइट ऑटोमोबाइल्स लाइक स्कूटर्स, motorbikes and car run on petrol, unlike heavy motor vehicles like trucks and tractors जो कि क्या यूज करते हैं,
यस, यू गेस इट राइट, डीजल को यूज करते हैं वो। बोथ पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, इसीलिए इसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो अब ये कैसे बना होगा, पेट्रोलियम कैसे बना होगा बच्चों, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। Like coal, petroleum was formed from the remains of marine organisms. Marine मतलब जो सी में, समुद्र में जो organisms रहते होंगे उनके decomposition से बना है पेट्रोलियम। Over millions of years of intense heat and pressure, these organic remains transformed into carbon-rich substance called crude oil. बिल्कुल जैसे ही आपका कोल बना था, भाई टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, प्रेशर का बहुत ज़्यादा यूज हुआ जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स जो थे वो कोल में ट्रांसफर हो गए थे। सिमिलरली यहाँ पर अंडर सी ये सारे ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफर हो जाते हैं पेट्रोल में, पेट्रोलियम में। नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, चिल्ड्रन पेट्रोलियम जो है उसकी जो अगर आप बात करें उसकी ओडर की, तो इट हैज़ अ वेरी अनप्लेजेंट ओडर। ओडर मीन्स स्मेल, उसके अंदर बहुत ही अजीब तरह की ओडर होती है। इट इज़ डार्क ऑयली लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट। अब उसके अंदर बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, तो ये सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। तो इन्हें हम कैसे सेपरेट करते हैं, बाय मीन्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है कि आप इसे हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट पहले रीच आउट होगा वो पहले गैस में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही हम उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास करेंगे तो वो वापस से ठंडा हो जाएगा और उसे हम दूसरे बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विच डिपेंड्स ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले पहुंचा वो पहले वेपराइज हो जाएगा, वेपर्स को हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके वो वापस से हमें सब्सटेंस जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। Refining of petroleum in refineries is called as fractional distillation of petroleum. Various constituents of petroleum are called fractions. The process of fractional distillation is fairly simple, but it is very powerful in the way that it separates different complex components of crude oil. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्रूड ऑयल को हीट कर देते हैं, तो वेपर्स बनेंगे और वेपर्स राइज अप होंगे, उनको हम कंडेंसर से पास कर देंगे, वो ठंडे हो जाएंगे, और ऐसे ही करके हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को अलग कर लेंगे। जैसे पेट्रोल अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स अलग हो जाएंगे, पैराफिन वैक्स भी ऐसे ही हम अलग कर लेंगे। As the temperature decreases, certain hydrocarbons begin to condense and run off at different levels. Each fraction that condenses off at the certain level contains hydrocarbon molecules with a similar number of carbon atom. The boiling point cuts allow several hydrocarbons to be separated out in single process. It is cooling with the height of tower that flows for the separation. तो यहाँ आप देख सकते हो ये है एक आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कैरी ऑफ करेंगे। तो जो रिफाइनरी गैसेस है वो टेम्परेचर, जिनका टेम्परेचर 40 डिग्री से लेस होगा वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगी। पेट्रोल और गैसोलीन सेपरेट हो जाएंगे 40 टू 200 डिग्री टेम्परेचर पे। ऐसे ही नैप्था, केरोसिन, डीजल और गैस ऑयल सेपरेट हो जाएंगे, फॉसिल फ्यूल सेपरेट हो जाएंगे, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल सेपरेट होगा एंड लास्ट में बेट्यूमिन भी सेपरेट हो जाएगा। आफ्टर दिस रफ रिफाइनमेंट, इंडिविजुअल फ्यूल्स में अंडरगो मोर रिफाइनमेंट टू रिमूव एनी कंटामिनेंट्स। तो उसके बाद हम इनको दोबारा से रिफाइन करते हैं ताकि उसके अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो या कोई कंटामिनेंट प्रेजेंट हो उसे हम रिमूव कर सकें। और टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्यूल थ्रू क्रैकिंग। Now different fractions of crude oil along with their uses. तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें मिलता है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। इट इज यूज्ड एज कुकिंग फ्यूल एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन ब्लैक एंड अमोनिया। देन वी हैव गैसोलीन। गैसोलीन पेट्रोल फॉर्म में है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड इन ड्राई क्लीनिंग। केरोसिन यूज्ड एज फ्यूल इन लैम्प्स एंड स्टोव्स एट होम। इट हैज बीन यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। फिर डीजल हमें मिलता है जो कि हम हैवी व्हीकल्स में यूज करते हैं जैसे कि ट्रक्स हो गए, बसेस एंड कार्स। लुब्रिकेटिंग ऑयल, चिल्ड्रन लुब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज्ड फॉर ग्रीसिंग द मशीन पार्ट्स। उनको पार्ट्स को मूव कराने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं।
पैराफिन वैक्स, इसको हम यूज करते हैं कैंडल्स बनाने के लिए, वैक्स पेपर्स बनाने के लिए हम पैराफिन वैक्स को यूज करते हैं। एंड लास्टली बिटुमिन, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, और हम इसको रोड्स में भी, सर्फेसिंग ऑफ टार रोड्स, उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। Useful substances obtained from petroleum and natural gas are called petrochemicals। तो ऐसे substances जो हमें पेट्रोलियम से डिराइव हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, और ये यूज किए जाते हैं बनाने में डिटर्जेंट्स, पेंट्स, फाइबर कवरिंग, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, बिसाइड्स पॉलिथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। तो डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स बनाने में हम इसका यूज करते हैं। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इट इज टू ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। इसीलिए पेट्रोलियम को बच्चों हमने जैसे डिस्कस किया था, क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। नाउ नेचुरल गैस भी बच्चों फॉसिल फ्यूल है जो एस्केप करती है जब हम पेट्रोल की रिफाइनिंग करते हैं। Natural gas is a fossil fuel formed from the remains of plants and animals that lived in sea millions of years. It is found above the layer of petroleum under the earth crust. तो जहां से पेट्रोल निकलने लगता है उससे पहले जो गैस एस्केप होती है वो होती है हमारी नेचुरल गैस। तो इट इज इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स, हम उसको पाइप से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस कैन बी कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर। हम इस नेचुरल गैस को कंप्रेस करके रख सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और आप जानते हैं आजकल जितने भी व्हीकल्स हैं उसके अंदर हम सीएनजी के सिलेंडर्स को यूज करते हैं, मतलब पेट्रोल ना यूज करके हम सीएनजी से ही अपनी गाड़ी को रन कर सकते हैं। CNG is used for power generation. It is now commonly used as a fuel for transport vehicles, being a cleaner and less polluting fuel. ये smokeless होता है. It is used as domestic fuel as well as industrial sector. A chemical is mixed with natural gas before it is transmuted to different places. अब क्योंकि इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती है बच्चों, इसीलिए इसके अंदर एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कहीं अगर लीकेज हो जाए तो हमें उसकी स्मेल से पता चल जाए कि गैस जो है वो लीक हो रही है। This chemical gives it a smell usually similar to that of rotten egg. This helps in detecting if there is any leakage in the storage tank or pipeline. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स। तो चिल्ड्रन जैसे हमने बात करी थी, फॉसिल फ्यूल्स को बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स जो हैं वो लग सकते हैं, इसीलिए हमें इनको बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। अगर हम इसको ऐसे ही मतलब बिना सोचे समझे ही यूज़ करते रहेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे और वापस से इनको बनने में बहुत बहुत साल लग जाएंगे। इसीलिए हमें इन्हें बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए हम ऐसे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो कंजर्व किए जा सके। Judicious use of fossil fuel is termed as conservation of energy. Some tips given by the Petroleum Conservation Research Association to save petrol, diesel while driving are as under. Drive at moderate and constant speed. ना हमें ज़्यादा तेज़ अपनी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है। फिर स्विच ऑफ द व्हीकल इंजन एट रेड लाइट, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, मेंटेन योर व्हीकल इन गुड कंडीशन, वॉक डाउन टू द नियर बाय मार्केट इंस्टेड यूजिंग अ स्कूटर। और अगर आप बहुत सारे लोग कहीं एक ही जगह जा रहे हैं तो हमें कारपूल का यूज़ करना चाहिए। प्राइवेट व्हीकल ना यूज़ करके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेनी चाहिए। Reduce the consumption of petrol or diesel fuel by making carpools. Science in context. Scientists are trying to use hydrogen as a fuel as it is much cleaner fuel. Now, harmful effects of fossil fuels. तो children we have discussed कि fossil fuels mainly किसके बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं और इनके अंदर impurities present होती हैं नाइट्रोजन की, सल्फर की। तो जब हम इन्हें बर्न करते हैं तो इनके अंदर से हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिट होती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं। तो दे आर द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एज वेल एज एसिड रेन। तो जब बारिश का टाइम होता है तो ये गैसेस जो हैं ये पानी में घुल जाती हैं एंड दे फॉर्म डाइल्यूट
एसिड, डाइल्यूट एसिड बना लेती हैं, और जब ये डाइल्यूट एसिड अर्थ पे गिरता है, प्लांट्स पे गिरता है, एनिमल्स पे गिरता है या बिल्डिंग्स पे गिरता है तो ये उसे कोरोड कर देता है। The most common nitrogen-related compound emitted in the air by human activities are collectively referred as nitrogen oxides. Ammonia is another nitrogen compound emitted into the air, primarily from agricultural activity, but also from fossil fuel. Most of the nitrogen oxide released in the atmosphere are from the burning of fossil fuel associated with transportation and industry. The presence of excess nitrogen in atmosphere in the form of nitrogen oxide or ammonia is deposited back on land where it washes to nearby water bodies. These excess nutrients contribute to pollution, harmful algal bloom and oxygen deprived aquatic zone. तो क्या होता है कि पानी में अपना रास्ता बना लेते हैं तो एयर पोल्यूशन तो करते ही करते हैं, वाटर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं, क्योंकि पानी में ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो जाती है तो इट रिजल्ट इन एल्गल ब्लूम, या फिर ये ऑक्सीजन को भी डिप्राइव कर देते हैं और जितने भी ऑर्गेनिजम्स पानी में रह रहे होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। Excess ammonia is toxic to aquatic organisms and affect their survival. Have a look on new words, children. Carbonization, the process of conversion of dead vegetation into coal. Coal gas, the gas obtained during process of coal to get coke. Coke, a tough, porous and black substance which is pure form of carbon. Destructive distillation, the process of heating complex substances into limited supply of air to break down into simpler substances. Fractional distillation, the process of separation of mixture into its constituents based on boiling point. Fossil fuels, the fuels formed by the decomposition of dead remains of plants and animals buried millions of years ago. Hydrocarbons, compounds made of carbon and hydrogen. Natural gas, the gas formed beneath the earth along petroleum. Natural resources, substances that occur in the nature with human intervention. Petrochemicals, chemicals derived from petroleum. Wrap up of this chapter includes fossil fuels are exhaustible resources which are formed from dead remains of organisms buried millions of years ago in earth crust. Coal, petroleum and natural gas are commonly used fossil fuels. Peat, lignite, bituminous and anthracite are type of coal, और जिसमें anthracite होता है उसमें maximum amount of carbon content present होता है. Coke, coal tar and coal gas are the products of coal. Petroleum is separated into useful substances like petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, lubricating oil by the process called petroleum refining. Natural gas is found above the layer of petroleum in the earth crust. Burning of fossil fuel causes pollution. Limited availability and air pollution are two main disadvantages of fossil fuels. Now have a look on exercise, children. Tick the correct option. Which of the following is the best fuel? तो अगर हम best fuel की बात करें तो वो है LPG. Which of the following is the main constituent of natural gas? तो natural gas का main constituent बच्चों मीथेन होता है. Which of the following is not combustible? अब इसमें से क्या combustible नहीं है जो आग ना पकड़े? That is nitrogen. Like this, बाकी के questions आप अपनी practice notebook में practice करेंगे. Now see the another one. Which of these is not a fossil fuel? तो coal तो fossil fuel होता है, natural gas भी है, petroleum भी है, तो क्या बचा? Wood. Wood is not a fossil fuel. Which of the following is not a natural resource? तो plastic is not a natural resource. बाकी के questions you are going to practice in your practice notebook. Now, naphthalene balls are obtained from coal tar are used as, बताओ क्या किसके लिए use करते हैं हम इसको? Moth repellent की तरह हम इसको use करते हैं. Petroleum was formed from organisms living in the sea. To save petrol, diesel, one must drive at constant and moderate speed.
Which of the following is a pair of exhaustible natural resource? Exhaustible मतलब जो खत्म हो सकते हैं, so वो हैं coal and soil. Now have a look on fill in the blanks. When heated in air, coal burns and produce mainly which gas? Tell me. It is carbon dioxide gas. Petroleum dash and dash are fossil fuels. So petroleum, coal and natural gas. The slow conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Coal gas is obtained by heating coal in the absence of air. Like this, बाकी के सारे आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे. State whether true or false. Coal is often called the black gold. बताओ क्या ये सही है? नहीं, this is false. Bitumen is a constituent of petroleum. बिल्कुल सही बात है. This is true. Constituents of petroleum are separated by the process called carbonization. Again, this is false. Coke is milky white solid substance. नहीं, this is false. बाकी के पार्ट्स आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में चिल्ड्रन प्रैक्टिस करेंगे. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.